कभी सोचा है कि कुछ परिवार वो इतने खुश कैसे लगते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई कोई गहरा राज है? हम्म हम अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छा कामयाब परिवार बस अपने आप बन जाता है, पर आज हम जिन विचारों पर बात करेंगे वो बताते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कोशिश का, लगन का और एक खास सोच का नतीजा है। हाँ, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि एक मजबूत और खुशहाल पारिवारिक संस्कृति, या जिसे हम फैमिली कल्चर कहते हैं, वो कैसे बनाई जाती है। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत मशहूर बात कही थी। हाँ, वो खुश और दुखी परिवारों वाली। बिल्कुल। सभी खुशहाल परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने अपने तरीके से दुखी होता है। तो सवाल यही है कि खुशहाल परिवारों में वो कौन सी एक जैसी बातें होती हैं, वो सीक्रेट सॉस क्या है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत के लिए एक बढ़िया रूपक हो सकती है। ये है चीनी बांस के पेड़ की कहानी। अच्छा। जब आप इसका बीज बोते हैं ना, तो 4 साल तक आपको एक छोटे से अंकुर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप पानी देते हैं, खाद डालते हैं, पर कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि सारी ग्रोथ वो जमीन के नीचे हो रही होती है। एक मजबूत गहरा जड़ों का नेटवर्क बन रहा होता है। लेकिन फिर आता है 5वां साल, और इस 5वें साल में वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। कमाल है। पारिवारिक जीवन में भी ना कई चीजें ऐसी होती हैं। आप मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, और कई बार हफ्तों, महीनों या सालों तक कोई नतीजा नहीं दिखता। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और सही चीजें करते रहते हैं, तो वो 5वां साल आता है। तो आज हम उन्हीं सही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर इन सभी आदतों को देखें तो मुझे लगता है कि इसके मूल में एक ही बात है। वो ये कि हर घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है, एक पॉज। और उस खाली जगह में हमारी आज़ादी और ताकत छिपी होती है कि हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे चुनें। ज्यादातर मुश्किलें दूसरों के बर्ताव से नहीं, बल्कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं उससे पैदा होती हैं। यही सबसे बुनियादी आदत है, प्रोएक्टिव होना। और इसका मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है। इसका मतलब है ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। इसको समझने के लिए वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मतलब प्रभाव का दायरा। ये उन चीजों का दायरा है जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं, बजाय उन चीजों के जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। हाँ, पर ये सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल सा लगता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक बहुत ही असरदार कहानी है। एक व्यक्ति था जिसके माता पिता का तलाक हो रहा था। वो बहुत परेशान था। अब वो उनके रिश्ते को ठीक नहीं कर सकता था। ये उसके प्रभाव के दायरे से बाहर था। वो बस चिंता कर सकता था। सही, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाई जो उसके बस में थी, उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में थी। उसने फैसला किया कि वो एक अच्छा बेटा बनेगा, वो दोनों माता पिता से प्यार करेगा, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देगा और उनकी लड़ाई में किसी का पक्ष नहीं लेगा। उसने ये भी सोचना शुरू किया कि इस अनुभव से सीखकर वो भविष्य में अपना वैवाहिक जीवन कैसा बनाना चाहता है। मतलब उसने अपनी प्रतिक्रिया को चुना। और यही प्रोएक्टिव होना है। ये सिर्फ मुश्किल समय के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए भी तो ये सोच जरूरी है। जैसे एक परिवार में मिलकर अपना एक फैमिली मिशन स्टेटमेंट बनाया। लेकिन एक फैमिली मिशन स्टेटमेंट बनाना, ये सुनने में बहुत मुश्किल और फॉर्मल लगता है। मतलब क्या एक आम परिवार इसे सच में कर सकता है? ये तो किसी कंपनी की मीटिंग जैसा लगता है। जो हमेशा एक दूसरे का साथ दे। अच्छा। वो जो परिवार था ना, जिनका मिशन बच्चों को मजबूत बनाना था, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर पूरे परिवार के साथ जंगल में एक सर्वाइवल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे वाह! मतलब उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया कि जिंदगी उनके सामने चुनौतियां लाए। बिल्कुल, उन्होंने खुद उन चुनौतियों को बनाने और उनसे सीखने का फैसला किया। उन्होंने अपने बांस के पेड़ के लिए बीज खुद चुना, और यहीं से दूसरी आदत निकलती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एक मिशन स्टेटमेंट बनाना तो बहुत बड़ा कदम है। वो तो 80 फुट का बांस का पेड़ हो गया। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में क्या? मुझे लगता है कि ये भावनात्मक बैंक खाते वाले विचार से जुड़ता है, जहां छोटी छोटी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। कल्पना कीजिए कि हर रिश्ते में एक भावनात्मक बैंक खाता होता है। जब आप अच्छी चीजें करते हैं, वादा निभाते हैं, तारीफ करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसमें डिपॉजिट करते हैं। और जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे रिश्ता कमजोर होता है, तो आप विड्रॉ कर लेते हैं। एक मजबूत रिश्ते का मतलब है कि उस खाते में बहुत सारा बैलेंस है जो मुश्किल समय में काम आता है।
तो ये छोटे छोटे डिपॉजिट करना उस बांस के पेड़ की जड़ों को पानी देने जैसा है। शायद आपको तुरंत कोई असर ना दिखे, पर आप जमीन के नीचे रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत जरूरी डिपॉजिट है माफी मांगना। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। एक कहानी है जिसमें एक पिता अपनी बेटी पर किसी बात पर बहुत बुरी तरह चिल्ला उठता है। बेटी सहम जाती है क्योंकि उसने अपने पिता को हमेशा शांत और प्यार करते देखा था। ये माफी मांगना इतना मुश्किल क्यों होता है, खासकर माता पिता के लिए अपने बच्चों से? शायद लगता है कि इससे हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी। शायद। लेकिन इस पिता ने कुछ और किया। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ तो वो अपनी बेटी के पास गया, उसके बिस्तर पर बैठा और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। उस एक कदम ने, उस ईमानदारी ने उनके रिश्ते को कमजोर करने की बजाय और भी मजबूत बना दिया। और माफी मांगने जितनी ही ताकत माफ करने में भी है। हाँ, एक परिवार की कहानी है जिसमें 4 भाई बहन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी चीजों के बंटवारे को लेकर इतना लड़े कि 4 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। सोचिए, एक छोटी सी गलतफहमी कितना बड़ा अकेलापन पैदा कर सकती है। वो सब एक दूसरे को मिस करते थे, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन एक बहन ने हिम्मत करके अपने भाई को फोन किया और बस इतना कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। लेकिन क्या सिर्फ माफ कर दो कह देना काफी होता है? मतलब 4 साल का दर्द एक फोन कॉल से कैसे मिट सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो एक फोन कॉल अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी। उस एक डिपॉजिट ने बातचीत का दरवाजा खोला। उसने उस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसमें एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी हम जो डिपॉजिट कर रहे होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के लिए मायने ही नहीं रखता। ये मुझे लव लैंग्वेजेस वाले आइडिया की याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल। एक पति अपनी पत्नी को प्यार जताने के लिए रोज गुलाब देता था, लेकिन पत्नी खुश नहीं रहती थी। पति को समझ ही नहीं आता था कि वो क्या गलत कर रहा है। सालों बाद उन्हें समझ आया कि पत्नी के लिए प्यार का मतलब सेवा था, घर के कामों में मदद करना, चीजें ठीक करना, जैसा उसके पिता उसकी माँ के लिए करते थे। पति की प्यार की भाषा अलग थी। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब यह है कि आप सालों तक बांस के पेड़ को पानी देते रह सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत तरह का पानी या खाद दे रहे हैं तो जड़ें मजबूत नहीं होंगी। आपको ये समझना होगा कि पेड़ को क्या चाहिए। एकदम सही। इसलिए ये समझना जरूरी है कि दूसरे के लिए डिपॉजिट का क्या मतलब है। और ये समझने के लिए कि दूसरे को क्या चाहिए, हमें सुनना पड़ेगा। और यहीं पर तीसरी आदत आती है जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार और शायद सबसे मुश्किल भी लगी। पहले दूसरे को समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हाँ, हमारी पहली कोशिश हमेशा अपनी बात मनवाने की होती है। ये सच है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हम सब ने अपने अपने तजुर्बों के, अपनी सोच के चश्मे पहने हुए हैं। एक पिता और बेटी की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, एक पिता अपने बेटे से बहुत नाराज था क्योंकि उसने स्कूल की बास्केटबॉल टीम छोड़ दी थी। पिता ने उसे बहुत डांटा, अपनी दलीलें दी कि ये फैसला कितना गलत है, इससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन बेटा बस चुप रहा। और घर में तनाव बढ़ गया होगा। बहुत। फिर पिता ने सोचा, शायद मुझे पहले उसे सुनना चाहिए। वो शांत होकर अपने बेटे के पास गया और कहा, मुझे समझाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। और तब क्या हुआ? तब बेटे ने बताया कि वो बास्केटबॉल से प्यार करता है, पर वो लगातार अपने बड़े भाइयों से तुलना किए जाने के दबाव से थक गया है। कोच, दोस्त सब उससे वैसी ही उम्मीदें रखते थे। वो उस दबाव को और नहीं झेल सकता था। जब पिता ने यह सुना तो उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों और अपने अतीत को देख रहे थे। हम सबने ये महसूस किया है, जहां हम सलाह देने या जज करने के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम समस्या सुनते ही नहीं हैं। ये छोटे बच्चों के साथ भी होता है। वो एक कहानी है ना, एक बच्ची की जैसे गणित में घटाना समझ नहीं आ रहा था। उसके पिता ने उसे सेबों की मदद से समझाने की कोशिश की। उन्होंने मेज पर 5 सेब रखे, फिर 2 हटा लिए और पूछा, अब कितने बचे? बच्ची चुप रही। पिता ने कई बार कोशिश की पर वो समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर में पिता ने हताश होकर पूछा, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? और बच्ची का जवाब बहुत मजेदार था। बच्ची की आंखें चमक उठी और वो बोली, अरे किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि इसका मतलब निकाल देना होता है। कभी कभी समस्या बहुत छोटी होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। ठीक है,
तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। प्रोएक्टिव होना, लक्ष्य रखना, पहले समझना। पर रोज की जो भागदौड़ है उसमें इन्हें लागू कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है संरचना और परंपराएं बनाना। आदतें हवा में नहीं बनती, उन्हें एक ढांचे की जरूरत होती है। जैसे कि एक साप्ताहिक फैमिली नाइट तय करना। पर आज की दुनिया में जहां माता पिता और बच्चे दोनों के पास समय नहीं है, क्या ये असल में मुमकिन है? कहीं ये एक और बोझ तो नहीं बन जाएगा? आपका संदेह जायज है, और अगर इसे एक बोझ की तरह देखा गया तो ये वैसा ही बन जाएगा। इसका मकसद परफेक्शन नहीं, कनेक्शन है। ये हर हफ्ते होना जरूरी नहीं है। ये महीने में एक बार पिज्जा और मूवी नाइट भी हो सकता है। जरूरी है इसे प्राथमिकता देना। एक परिवार ने तो पैसे के मैनेजमेंट सिखाने के लिए अपनी फैमिली नाइट में खेल खेला था। हाँ, उन्होंने घर में ही एक छोटी सी अर्थव्यवस्था बना ली। घर में बैंक, स्टोर, क्रेडिट कार्ड कंपनी। बच्चों को घर के काम करके पैसे कमाने होते थे, जिन्हें वो स्टोर में खर्च कर सकते थे या बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकते थे। ये सीखने का एक मजेदार तरीका था। एक और मजबूत परंपरा है परिवार के साथ छुट्टियां मनाना। पर प्लान के मुताबिक हमेशा सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक परिवार ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर गया। एक दिन बहुत भारी बारिश हुई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। बच्चे बोर होकर लड़ने लगे। उस निराशा के पल में अचानक कोई हंसा और फिर सब हंसने लगे। उस दिन के बाद उन्होंने एक नया नियम बनाया। हर ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ वे पास के किसी अम्यूजमेंट पार्क में भी जाएंगे। सालों बाद बच्चों को ऐतिहासिक जगहों से ज्यादा उस दिन की हंसी याद रही। इससे पता चलता है कि परंपराएं हमेशा परफेक्ट नहीं होती और कभी-कभी सबसे अच्छी यादें अनियोजित पलों से बनती है। और सबसे सरल लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली परंपरा है रात में एक साथ बैठकर खाना। रसोई की मेज वो जगह है जो परिवार को एक साथ लाती है, जहां दिन भर की बातें साझा होती है, जहां रिश्ते पोषित होते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एक खुशहाल परिवार किस्मत से नहीं मिलता। ये प्रोएक्टिव होने, एक दूसरे को समझने और मजबूत परंपराएं बनाने से बनता है। हाँ, और इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक उस चीनी बांस के पेड़ की तरह आप सालों तक जड़ों को सींचते रहते हैं, ये जानते हुए कि असली विकास सतह के नीचे हो रहा है, और फिर जब सही समय आता है तो परिणाम जरूर दिखते हैं। अंत में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, ट्रिम टैब। ये क्या है और इसका परिवार से क्या लेना देना है? ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े जहाजों में मुख्य रडर को घुमाने के लिए एक बहुत छोटा सा रडर होता है जिसे ट्रिम टैब कहते हैं। ये छोटा सा टैब पहले घूमता है, जिससे एक दबाव बनता है जो फिर उस बड़े रडर को आसानी से घुमा देता है, और वो बड़ा रडर आखिरकार पूरे जहाज की दिशा बदल देता है। मतलब एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। परिवार में कोई भी सदस्य, माता, पिता या एक बच्चा भी वो ट्रिम टैब बन सकता है। एक छोटा सा सोचा समझा सकारात्मक बदलाव, जैसे किसी की बात को सच में सुनना या अपनी गलती मानकर माफी मांगना, पूरे परिवार के माहौल और उसकी दिशा को बदल सकता है। विलियम वापस उसी पहली बात पर आता है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत। वो एक छोटा सा चुना हुआ कदम ही ट्रिम टैब है। सोचने वाली बात यह है कि किसी के परिवार में वो एक छोटा सोचा समझा कदम क्या हो सकता है। वो कौन सा एक डिपॉजिट है जिसे आज किया जा सकता है, जो उस विशाल जहाज की दिशा को बेहतर बनाने की शुरुआत कर सके।